गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट रिवीजन में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन स्टडी डिस्कस किए थे इन डिटेल, और आज हम जो टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे वो थियरीज हैं। जो भी फेमिनिज्म की फेमिनिस्ट थियरीज हैं उनको हम लोग आज एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो द फर्स्ट थियरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लिबरल फेमिनिज्म आर्ग्यूज विमेन्स अनइक्वल एक्सेस टू लीगल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस causes women's oppression. Their remedy advocates women's equal legal rights and participation in the public spheres of education, politics and employment. तो ये जो लिबरल फेमिनिज्म है, स्कूल ऑफ थॉट है, फिलॉसफी है, वो इसमें बिलीव करती है कि जो अंतर हम आदमी औरत में देखते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, उसका मेजर कारण ये है कि जो औरतें हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है लीगल फील्ड में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में और इकोनॉमिक फील्ड में मेजरली। और इन इंस्टीट्यूशंस में, इन जगहों पर अगर हम औरत की इक्वल भागीदारी करा देते हैं तो शायद ये जो कंडीशन है ऑपरेशन की, उसमें चेंज आएगा, उसमें बदलाव आएगा। और इसका सोल्यूशन इसीलिए ये जो थियरी है वो ये कह देती है कि इक्वल लीगल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, तो जैसे हम लड़कों को पढ़ाते हैं ये सोचकर कि उनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, सेम चीज जो है, सेम जो थॉट प्रोसेस है वो लड़कियों के लिए हो। और जो एजुकेशन लेवल हम देखते हैं, लिटरेसी लेवल हमने देखा अच्छा खासा डिफरेंस है, कहाँ 80% है मेल्स का लिटरेसी लेवल और वही 60% हम फीमेल्स का देखते हैं, 20% का गैप देखते हैं। तो वो बहुत ज्यादा है। वो वेरिएशन अगर हम कम कर दें और दोनों को इक्वल एजुकेशन मिले, उसके बाद फिर जो दूसरी फील्ड डिस्कस हुई है लीगल, ठीक है, तो हमने देखा हमारे यहाँ खुद बहुत सारे लॉज में बदलाव आए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो विमेन को या लड़कियों को नहीं मिलते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा कारण है कि क्यों लड़कियों को हम बोझ समझते हैं या डाउरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए लीगल जो कानूनी लॉ बना है उसको हम एनफोर्स भी कर देते हैं और इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स लड़की को भी मिलता है, लड़के को भी मिलता है, तो ये इक्वालिटी हमें हर एस्पेक्ट में लानी पड़ेगी। वैसे ही सोशल स्टेटस, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो अभी भी हमने देखा, अगर हम संसद में देखें और जो मेजर हमारे हाउसेज हैं, पार्लियामेंट हैं, हम बार बार कह रहे हैं 33% रिजर्वेशन विमेन का होना चाहिए, जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और अगर हम एनालाइज करते हैं तो 2 से 3% हम विमेन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपने पार्लियामेंट में, जो लॉ बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं। तो जो कानून बनाने वाले हैं उसमें ही विमेन का प्रेजेंटेशन जो है वो इतना कम है, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। तो जो लॉ बनाने वाली हम कह सकते हैं हमारी असेंबली है, वहां पे अगर इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाए, 50-50% हो जाए, तो ये थियरी कहती है, क्या हमें लगता है कि बदलाव नहीं आएगा? शायद जरूर आ जाएगा। सेम चीज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में है। हमने देखा वर्क पार्टिसिपेशन विमेन का बहुत ही पुअर है। इंडिया का जब हम देखते हैं तो इवन जो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन 27% हमें दिखता भी है वर्क फील्ड में, उसमें मेजॉरिटी जो पोजीशन है विमेन की वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे भी हमें विमेन की भागीदारी इक्वल नहीं दिख रही। तो ये जो लिबरल फेमिनिज्म है वो ये कहता है कि अगर इन सारे इंस्टीट्यूशन में इक्वल एसेस हो जाए, विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाए, तो हमें जो है इक्वालिटी वो मेल फीमेल में दिखेगी। तो ये है लिबरल फेमिनिज्म, जो उनकी सोच है। दूसरा है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म, जो ये क्लेम करता है कि विमेन्स ऑपरेशन ओरिजिनेट्स इन सेक्सुअलिटी। तो ये जो फेमिनिज्म है वो कहता है, वो इनसे अग्री नहीं करता। वो कहता है कि आप एजुकेशन बढ़ा दीजिए। आप कह रहे हो एजुकेशन, हम जो एजुकेशन लेवल है वो अगर हम बढ़ा देंगे, लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पर हम अपनी सोसाइटी को अगर देखते हैं, चलिए हम लोग मैरिज, जो हमारे मैट्रिमोनियल्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे जो IAS PCS हैं, जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पे डावरी का जो चलन है वो और ज्यादा स्ट्रांग है, और ज्यादा डावरी डिमांड हो रही है। तो क्या एजुकेशन बढ़ने से ये जो हम सोशल इविल पा रहे हैं ये कम हो रहा है? नहीं, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि आप भले इन सारे स्पीयर्स में इक्वालिटी ला दे, फिर भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कारण अनइक्वल या इक्वल पार्टिसिपेशन इन चीजों में नहीं है, बल्कि इसका कारण कुछ और है। तो देखते हैं कि ये क्या कारण बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन का। तो रेडिकल फेमिनिज्म क्लेम्स women's oppression originates in sexuality. They argue women's body are controlled through violence, objectification, and social institutions such as medicine and religion.
Radical feminists see sexism as the oldest and most pervasive form of oppression. They argue that the eradication of patriarchy and compulsory heterosexuality are key to ending gender oppression. तो ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो ये कहता है कि विमेन की बॉडी को कंट्रोल करना, वायलेट करना, ये हमारी जो साइकोलॉजी है पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो बहुत अंदर तक इन डेप्थ सोशलाइजेशन के थ्रू सबके अंदर है, और जब तक उसको हम नहीं चेंज करते, हम भले एजुकेशन में इक्वल पार्टिसिपेशन करा दे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो रेडिकल फेमिनिज्म की थॉट को हम उससे समझ पाएंगे। जो हमारा सबसे लोकल लेवल ऑफ टायर है, ठीक है, लीगल सिस्टम का, दैट इज विलेजेस, वहां पे ग्राम पंचायत में हमने 33% रिजर्वेशन विमेन को दे भी दिया। ठीक है, अब बहुत सारी जो विमेन हैं वो जो है वहां पे इलेक्शन जीत भी रही हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है। पर मेजॉरिटी विलेजेस में हम क्या पाते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सिर्फ नाम के लिए वो जो औरतें हैं वो प्रधान बन जाती है, पर बेसिकली उनके जो हस्बैंड्स हैं और वहाँ के जो मेल मेंबर्स हैं वो सारा जो काम है वो देखते हैं। यानी सिर्फ नाम के लिए हमने विमेन को इक्वल, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो वहां हम कहेंगे ना इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया, पर सीन क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। जो मेन पावर है वो विमेन के हाथ में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विमेन को कंट्रोल करना ये हम अपना अधिकार समझते हैं कि भले वो जो भी इलेक्शन में जीती, पर उसके जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं दे विल कंट्रोल हर ऑल्सो। तो विमेन बॉडी को कंट्रोल करने की ये जो मानसिकता है ये हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी से आती है, जो बहुत ओल्ड हम कह सकते हैं थॉट प्रोसेस है, जो जब तक हम बदलेंगे नहीं हेट्रोसेक्सुअल रोल्स को लाकर, तब तक इस ऑपरेशन को हटाना या खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये कारण है, ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारा रेडिकल फेमिनिज्म जो है उस पर जोर देता है। This would be accomplished by increasing women's control over their bodies, including transforming sexuality, childbirth and motherhood. और इन्होंने कहा इसका कारण क्या है, एक तो रिलीजन, जो मोस्ट ऑफ द हमारे रिलीजन है वहां पे ये जो सेकेंडरी स्टेटस है विमेन का वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, और जो लोग हैं वो उसके पीछे आंख बंद करके जो है रहते हैं। तो रिलीजन को एक कारण बताया है, और दूसरा मेडिसिन यानी बायोलॉजी को, कि विमेन का जो रिप्रोडक्टिव हम कह सकते हैं एक जो हम कह सकते हैं पोर्शन है उसको डिस्टॉर्ट करके जो है हमने स्टीरियोटिपिकल रोल्स बना दिए हैं और वहीं तक उसको स्टिक कर दिया है। तो वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि हम बदलाव नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी थियोरी है वो है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थियोरी। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, अगर किसी भी थियोरी में डाउट होगा उसको फिर से डिस्कस करने की जरूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। ये दोनों सबको क्लियर है थियोरीज? अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, ये थियोरीज दोनों को क्लियर है सबको? लिबरल फेमिनिज्म क्या है और रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है कि अगर विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हम कर दें लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में तो जो विमेन ऑपरेशन है वो कम हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन वो ये बताते हैं कि इक्वल राइट्स दे दी जाए, इक्वल एजुकेशन कराया जाए, इन सब फील्ड्स में हम इक्वल जो है विमेन को अधिकार दें, तो हम ये समस्या को कम कर पाएंगे। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो कहता है कि सिर्फ इतना करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम पेट्रियार्कल जो सोच है विमेन की बॉडी को कंट्रोल करने की उस पर हम बात नहीं करते, उसको हम चेंज नहीं करते जो बहुत डीप रूटेड है, तब तक हम बदलाव सोसाइटी में नहीं देख पाएंगे, भले हम इक्वल पार्टिसिपेशन दे दें। ठीक है, ये क्लियर है तो सबको? यस फिर हम मैम। चलते हैं मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट, इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट रूट जेंडर इनइक्वालिटी इन कैपिटलिज्म। They argue capitalists and individual men exploit women's unpaid reproductive labor within the family. Women are also exploited as a low-wage and expendable reserve army of labor. Marxist feminists claim patriarchy is produced by capitalism and will end with the capitalism demise. Socialist feminism argue patriarchy and capitalism are separate systems of oppression. They call for transposition of relationships within the family through a redistribution of responsibility and changes in access to education, healthcare, economic opportunities, and political power. तो जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं ये क्या सोचते हैं, इनका क्या थॉट प्रोसेस है? तो ये कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का जो कारण है वो कारण ये कैपिटलिज्म को बताते हैं। ठीक है, दे आर्ग्यू कैपिटलिज्म एंड इंडिविजुअल मैन एक्सप्लॉइट। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म डिस्कस किया था हमने,
देखिए जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, सोच होती है, उसमें ये होता है धन को अर्जन करना, ठीक है, और लगातार बढ़ाते रहना। तो ये जो पेट्रियार्की आई वो कैसे आई? क्योंकि हम अगर बहुत अर्ली हिस्ट्री में जाते हैं और स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आदमी औरत के जो हम कह सकते हैं रोल्स हैं उसमें डिफरेंस कैसे आया। तो आदमी की जो सोच है, पहले आदमी औरत मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, जब हम बिल्कुल अर्ली लाइफ में जाते हैं और वो साथ रहते हैं, तो ये फीलिंग जब मेन के अंदर आई कि मैं जो प्रॉपर्टी या जो धन जो भी चीज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो पास ऑन करना है अपने प्रोजनी को, यानी अपने ऑफस्प्रिंग को। और ये डिसाइड कैसे होगा कि मेरा ऑफस्प्रिंग कौन है? तो विमेन को हमें इनहिबिट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो सिर्फ हमारे साथ रहे, किसी और के साथ नहीं रहे। तभी ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ये जो हमारी लेगेसी है वो आगे पास ऑन होगी। तो ये जो सोच है कैपिटलिज्म की, यानी हमें धन अर्जन करना है और एक जगह संगठित करना है, तो वो जो थॉट है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता गया समाज में। और अभी भी जो कैपिटलिस्टिक सोच है वो इसका मेजर कारण है, ऐसा मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो है वो सोचते हैं। इसीलिए औरतों के जो रिप्रोडक्टिव लेबर है, फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको समझते हैं और सिंप्लीफाई करके। अभी हम जब बात करते हैं डुअल वर्कर की, ठीक है, आदमी औरत दोनों काम कर रहे हैं, तो जो लोग दोनों काम कर रहे हैं उन्हें क्या समस्याएं आती हैं, उसका सोल्यूशन क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या आती है चाइल्ड रेयरिंग की, है ना। बच्चों को पढ़ाएगा कौन, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो उसके लिए फिर हम हेल्प लेते हैं डे केयर सेंटर्स के या भी मेड के। तो अब खाना बनाने के लिए अगर मेड आती तो उसको हम पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, है ना। अगर बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कोई आ रहा है तो उसको हम पे कर रहे हैं। बच्चों को अगर हम डे केयर सेंटर में छोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। तब हम जो औरत है वो जॉब कर पा रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि घर के जो हाउस होल्ड काम थे, जो पहले औरत खुद से करती थी, अब उसको बिना मनी के नहीं हो रहा है, उसके लिए किसी ना किसी को पैसे मिल रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स को मिल रहे हैं। मान लीजिए मेड खाना बना रही है तो फिर एक औरत को उसका पैसा मिल रहा है खाना बनाने का। तो जो हाउस होल्ड वर्क था या जो रिप्रोडक्टिव लेबर था, जो बच्चों से रिलेटेड वर्क था, वो पहले बिना पैसे के होता था। गांव में भी हम देखते हैं, जब हमने वर्क फोर्स पढ़ा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि गांव के जो किसान है, जो महिला किसान है, वो जो घर के खेत है उसमें जितना भी काम करती है वो घर का काम बोलकर उसको ढक दिया जाता है। उसके लिए उनको प्रॉपर इनकम पैसा नहीं मिलता। वहीं वो दूसरों के खेतों में काम करती हैं तो सेम काम के लिए उन्हें पैसा मिलता है। तो ये मेल मेंटालिटी थी कि बहुत सारा जो लेबर विमेन करती है घर में वो पेड नहीं होता, यानी उसके लिए उसे पैसा नहीं मिलता। इसीलिए हम डेटा का डिफरेंस देखते हैं कि ऐसा नहीं कि विमेन काम नहीं कर रही इंडिया में, लेकिन उसको हम वर्क कैटेगरी में रखते ही नहीं क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो सोच है कि अनपेड वर्क कराना, ये सारे काम का हम पैसा नहीं देते और कराते हैं, ये सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम मे बी समाज में या वहां पर बदलाव नहीं कर पाएंगे। So that is what Marxist and socialist feminists think. They call for a transformation of relationship within the family through a redistribution of responsibilities. और इसका फिर से क्या सोल्यूशन वो बताते हैं कि जो रिश्ते हैं घर में, जो रोल है, उसको हमको फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, है ना। हम लोग एंड्रोगाइनस रोल्स डिस्कस कर चुके हैं कि जब चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों की केयर करना हो, जो भी ओल्ड एज लोग हो घर में उनकी केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि औरत पर थोप दी जाए कि उसका ये काम है। तो इस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे, हम एंड्रोगाइनस रोल्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम नहीं हटा सकते। सो दे कॉल फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। परिवार के अंदर हमें रिश्ते बदलने होंगे थ्रू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सारी भूमिकाओं का फिर से दोबारा से उसको वितरित करके जो एंड्रोगाइनस रूल्स पर आधारित हो, एंड चेंजेस इन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल पावर। और बाहर का भी जो वर्ल्ड है जिसमें शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज आती हैं और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो है वो एरिया आता है, उन सब में हमें फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क करना होगा। तो ऐसा मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थियरीज में कहा गया है। इसके अलावा हमने जो थियरी डिस्कस की वो थी साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म अप्लाइज फ्रीडेरियन थियरी। तो फ्रीड थियरी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रीड थियरी में जो फ्रीड का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बचपन से सोशलाइजेशन के थ्रू हमारे कल्चर में मे बी मन में डाला जाता है और इसीलिए उसको चेंज करना, हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। साइको एनालिटिकल का मतलब ये साइक यानी जो हमारे मन में विचार हैं
वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए. So it seeks to correct the male bias in psychoanalytical theory, producing theories that explore women's experiences with their emotions, bodies, and sexuality. Theories argue early childhood experience shape women's psyche and create difference between men and women. तो बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं छोटे बच्चों के आदमी औरत के रोल को लेकर, आदमी औरत के स्थान को लेकर, वो सिर्फ आदमियों में नहीं औरतों के भी दिमाग पे कहीं बैठ जाते हैं और फिर उससे बाहर निकलना, उस जोन से बाहर जाना वो उनके लिए कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. तो हमें अगर बदलाव लाना है तो उस बचपन के फेज से ही यानी शुरुआत से ही हमें जो हम कह सकते हैं हमारा पालन पोषण है, सोशलाइजेशन है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करें. तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म थियरी. Postmodern feminists avoid overarching causes or solutions of gender inequality and focus on plurality and difference. They challenge inevitable and fixed characteristics of gender, including heteronormative assumptions that heterosexuality is natural and an undifferentiated category of women. They argue performativity, the repetition of gendered identity and display, perpetuates gender inequality. They advocate querying a blending of gender characteristics and questioning normal forms of gender and sexuality as remedies of gender inequality. अब ये सब जो पुरानी थियरीज थी उनको हमने डिस्कस कर लिया. अब जो हमारी प्रेजेंट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट सोच है वो क्या कहती है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि जो हमारी मॉडर्न थियरीज हैं तो वो ये कहती हैं कि बहुत सारा कारण या उसका सोल्यूशन ढूंढने के पीछे पड़ना या उसको एम्मा करना कि ये चीजें हैं, ये पुराना कारण रहा है, इसको ना करके वो ये बिलीव करती हैं कि हम जो है वो एंड्रोगाइनस सोसाइटी का की स्थापना करें. और जो ये हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यानी जब हम कंजर्वेटिव नहीं होते कि ये फेमिनिस्ट में भी नेचर है या ये मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज हैं, इसको छोड़कर यानी अगर बाहर का काम करना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो दोनों को आना चाहिए, घर का काम है वो दोनों को आना चाहिए. तो ये जो हमारे रोल्स हैं इनको हम अनडिफरेंशिएटेड कर दें, डिफरेंशिएट ना करें जेंडर के आधार पर, तो वो एक अच्छा हम कह सकते हैं बैलेंस सोसाइटी का गठन हम करेंगे. और वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और जो डिस्प्ले है उसमें भी हमें इनइक्वालिटी जो है उसको हटाना होगा. दे एडवोकेट क्वेयरिंग अ ब्लेंडिंग ऑफ जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो किसी को भी छोटा बड़ा नहीं महसूस कराते, ना मेल्स को ये फील कराते हैं कि ऐसा नेगेटिव माहौल जो है सोसाइटी में वो बने, और ना ही फीमेल्स को, बल्कि इसकी अपेक्षा एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ लिविंग हम करेंगे जिसमें जो दोनों के रोल्स हैं उसका ब्लेंडिंग यानी मिक्सचर कर दे कि दोनों को दोनों के काम में एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे के कार्य को रिस्पेक्ट करना है. तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट सोच में दिखता है. तो ये हमारी थियरीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस की. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें आई थिंक अब ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए. एक तो विमेन स्टडीज की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो लर्न कर लीजिए. ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए विमेन स्टडीज के, और फेमिनिस्ट जो थियरीज हैं कुछ रिलेटेड विमेन से, फेमिनिज्म से, उसका आइडिया आपको होना चाहिए. और चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, ये टॉपिक इसको भी देख लेते हैं इन शॉर्ट. तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा. ठीक है, ये आपके साथ हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम जब विमेन के स्टेटस को अपना एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है चेंजेस आए और रोल्स में, तो हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं वैदिक और एपिक पीरियड में. तो हमने ये देखा कि वैदिक पीरियड में हमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं दिखता, और वो हमें कैसे पता चलता है, उस टाइम के जब हम ग्रंथों को देखते हैं, उस टाइम के हम मे बी जो भी हमारे पास अवेलेबल हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं उनको देखते हैं, उसमें डिपिक्शन देखते हैं. तो उसमें जैसे कि रिलीजियस मान लीजिए जो यज्ञ होते थे या जो कुछ एक्टिविटीज होती थी, उसमें हम पाते हैं कि विमेन जो है वो मेन के साथ बैठी हुई है ना, आदमी औरत साथ में बैठकर पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं. यानी हमें पर्दा सिस्टम वैदिक काल में नहीं मिलता. दूसरा, एजुकेशन के प्रूफ्स जो हमें मिले हैं कि जो विमेन है उनको भी एजुकेशन दिया जाता था और मेन को भी दिया जाता था. तो एजुकेशनल डिफरेंस या सोसाइटी में फ्रीली मूव करना, या जो क्योंकि तब देखिए सोशल जो हमारे
इवेंट्स हैं वो ज्यादातर रिलीजियस इवेंट्स हुआ करते थे और उसी में लोग सोशलाइज करते थे। तो उन सब जगहों पे हम विमेन का प्रेजेंस जो है प्रेजेंस देखते हैं और पर्दा सिस्टम को नहीं पाते। तो ये स्टेटस था। हाँ, हमें कुछ जो है वो भी मिलते हैं, वो भी प्रमाण मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा जो है हमें कुछ इश्यूज दिखते हैं विमेन से रिलेटेड जो बहुत हेल्दी नहीं है, पर फिर भी ओवरऑल हम बहुत पर्दा सिस्टम नहीं फाइंड करते वैदिक काल में। उसके बाद हम मूव करते हैं पुराणिक और ब्राह्मिकल काल एंड मेडिवल पीरियड में, और जहाँ पे हम एक जो है देखते हैं कि चेंज देखते हैं विमेन के स्टेटस पे, जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो विमेन पे लगा दिए गए। तो इन द पुरानिक ब्राह्मिकल एंड medieval period the status of women was lowered by imposition of several restrictions. Pre-puberty marriages came to be practiced, widow remarriage was prohibited, husbands has given the status of god for a woman, education was totally denied to her, custom of sati was introduced, parda system came into vague, polygamy came to be tolerated, and women were forbidden to offer sacrifices and prayers and religious books. पर हम ये देखते हैं जो जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम देखते हैं कि ये सारी जो सोशल इवल्स हैं उनका प्रिविलेंस हम देखना शुरू कर देते हैं कि विमेन जो है पर्दा सिस्टम तो है थोड़ा बाद में आता है। उसके पहले जैसे चाइल्ड मैरिज है, उसके पहले हम वैदिक काल में नहीं इतना प्रूफ पाते हैं उसका, पर जो मेडिवल पीरियड है उसमें चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई। विडो जो विधवा है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और रीमैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, और हस्बैंड को भगवान का दर्जा दे दिया गया यानी इक्वल टू गॉड, एंड विमेन की जो है वो सेकेंडरी पोजीशन कर दी गई। एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया, एजुकेशन विमेन को नहीं दिया गया, और सती प्रथा, पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी ये सारी चीजें हम सोसाइटी में प्रिवेल करने लगी, ऐसा देखते हैं। मुस्लिम पीरियड भी इसी मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि जो है मुगल्स का इन्वेशन हुआ और दो कल्चर्स का मिक्सअप भी हुआ, और ये जो पर्दा सिस्टम था उनके आने के बाद और स्ट्रांग हो गया क्योंकि उनके जो बेबी कल्चर में भी पर्दा सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता था। तो ये जो हम देखते हैं चेंज ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया उनके आने के बाद और तब से सस्टेन किया। प्लस इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, ब्राह्मिकल जो ऑस्टिरिटीज हैं सोसाइटी में वो बहुत कर दी गई। और हम जब हिस्ट्री को पढ़ते तो हम ये देखते भी हैं कि ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने एजुकेशन इसीलिए लिमिट कर दिया कि जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं आम जनता, तो वो जो चाहेंगे बताएंगे, वो उन पर ही डिपेंडेंट होंगी। तो वो सब चेंज ऑफ स्टेटस पर्टेनिंग टू वुमेन हम देखते हैं। उसके बाद फिर ब्रिटिश टाइम में हम लोग ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या इश्यूज आए और कुछ चेंजेस आए, कुछ एक्ट्स भी आए, जिससे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 हमें ये देखा था कि बाहर जो है ये पहली लड़ाई विमेन ने शुरू की जब उन्हें ये लगा कि फैक्ट्री में हमें इक्वल वेज नहीं मिल रहा कंपेयरिंग टू मेल, और तब से जो फेमिनिज्म की जो लड़ाई है या जो उत्पत्ति है वो वहां से शुरू होती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स, और जब औरतें बाहर काम करना शुरू की तो इस तरह के एक्ट्स आए कि उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। इन द अर्बन एरियाज देयर स्टेटस में फर्दर बी एग्जामिन्ड एट 3 सब लेवल्स, रिच वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन एंड पुअर वुमेन। इन द रूरल एरियाज देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन who are non-working and those who are working, but in the urban areas middle class women are at the crossroads. तो अलग अलग एस्पेक्ट में अगर हम विमेन को देखें तो गांव में हमें बहुत डिफरेंस नहीं दिखता, वर्किंग नॉन वर्किंग दो सेक्शन मिलता है विमेन का, उनके अपने इश्यूज हैं। और हमें अगर हम सिटी में देखते हैं तो वहां में 3 क्लास प्रिविलेंस दिखती है, रिच वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन और पुअर वुमेन। और मिडिल क्लास वुमेन को हम क्रॉस रोड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मिडिल क्लास वुमेन ने बाहर काम करना तो शुरू कर दिया, पर जो घर का हाउस होल्ड वर्क है वो अभी भी उसकी जिम्मेदारी है, और हम उस दुविधा में पाते हैं कि वर्क कम ना होकर शायद डबल हो गया है। तो ये एक जो इश्यूज हैं वो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इन शॉर्ट एक बार फिर से हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। Taking the general status of women in contemporary society, it may be arrived that there is more representation of women in parliament, Vidhan Sabha, Panchayat and Nagar Nigam. हम फिर बात जब बदलाव की करते हैं तो ऐसा नहीं है बदलाव आया कि नहीं आया है, बहुत कुछ बदला है। देखिए बहुत सारे जो मेजर चेंजेस अगर हम डिस्कस करें तो इन सभी एरियाज में जैसा कि हमने कहा उनका पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ा है। एजुकेशन लेवल में भी हम देखते हैं बहुत चेंज आया है, लिटरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर हम सबसे बड़ा चेंज की बात करें, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो विमेन के लिए सबसे बड़ा चेंज क्या था, जो हमारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, यानी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज विमेन का था, जब आपका कंट्रोल अपनी बॉडी पर ही नहीं रहेगा, है ना, जो चाइल्ड बर्थ है उस पर कोई रोक ही नहीं लगेगा, तो जो पूरी लाइफ साइकिल थी विमेन की
वो चाइल्ड बर्थ और रेयरिंग में ही बीतती थी। इसीलिए हम देखते हैं पुरानी जितनी भी चाहे रानियां हो चाहे बेगम हो, उनका डेथ्स को अगर हम पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ द जो भी कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के वक्त हुए या प्रेगनेंसी के वक्त हुए वो निकल कर सामने आता है। क्यों? क्योंकि कोई स्टॉप ही नहीं है। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उससे जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स आए वो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बदलाव विमेन के स्टेटस में लेकर आता है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी अपने रिप्रोडक्टिव जो हम कह सकते हैं फंक्शंस हैं उस पर नियंत्रण पाते हैं, तब आप जो आगे की प्लानिंग है यानी आपको जो वर्क करना है या जो प्लानिंग करनी है चाहे काम को लेकर एजुकेशन को लेकर, वो विमेन कर पाती है। तो वो एक बड़ा बदलाव उसकी स्थितियों में लेकर आया है। तो ये मेडिकल चेंज जो है वो बहुत हम कह सकते हैं पॉजिटिव रहा है विमेन स्टेटस को इम्प्रूव करने में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं लॉन्ग जो है आपका क्वेश्चन है एग्जाम में जो आप प्रिपेयर करोगे कि चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स चाहे वो लिटरेसी को लेकर है और इकोनॉमिक स्थिति को लेकर है, वर्किंग स्टेज को लेकर है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोग अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो क्लोज होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करने हैं, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, हमारी जो मेन थ्योरीज हैं और जो चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन थ्रू आउट अगर हम देखें जो भी इश्यूज उसमें रहे हैं। तो दैट वाज फर्स्ट यूनिट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड यूनिट का रिविजन करेंगे। ठीक है, रिविजन में आप सब लोग रहिए ताकि एक ब्रशअप हो जाएगा एग्जाम के पहले और वो बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए।